दोस्तों, जब सरकार कई नीतिगत फैसले जनसंख्या के आधार पर लेने की बात करती है तो फिर देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्गों की पर्याप्त भागीदारी क्यों नहीं दिखाई देती। ये सवाल आज लगातार उठ रहा है। हम सभी जानते हैं कि देश की कुल आबादी में दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग मिलकर लगभग 80 से 90% तक माने जाते हैं। इसके बावजूद संवैधानिक संस्थानों में इन वर्गों की मौजूदगी लगातार कम क्यों होती जा रही है। ये समझना जरूरी है कि जब अवसर और प्रतिनिधित्व की बात आती है तो बार बार उन्हीं गिनी चुनी बड़ी जातियों के लोग ऊंचे और प्रभावशाली पदों पर क्यों नजर आते हैं। आखिर समाज को बराबरी का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में सामने आए आंकड़े इस मामले में बेहद चौंकाने वाले और गंभीर सवाल खड़े करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने कोई ब्रेकिंग न्यूज या सनसनीखेज खबर नहीं रख रहा हूं। आज की खबर हम सभी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यह हमारे उसूलों, हमारी लोकतांत्रिक सोच और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। यह सवाल सिर्फ किसी एक वर्ग का नहीं है, बल्कि पूरे देश की न्याय और समानता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज जो जानकारी सामने आई है वो देश की न्याय व्यवस्था यानी न्यायपालिका से संबंधित है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यायपालिका में कितने लोग अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि सामान्य श्रेणी और ऊंची जातियों के लोगों की संख्या कितनी है और वे किन किन पदों पर बैठे हैं। इस पूरी सूची ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं वास्तव में देश की सामाजिक विविधता और आबादी का सही प्रतिनिधित्व कर पा रही है या नहीं। यही सूची आज मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप खुद तथ्यों को देखें, समझें और इस पर गंभीरता से विचार करें। उम्मीद है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान जरूर देंगे। देखिए, साफ तौर पर लिखा है कि देश की अलग अलग अदालतों में कितने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जज कार्यरत हैं और किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। यह खबर वाकई बहुत बड़ी है दोस्तों। एक तरह से यह खबर आपको खुशी भी देगी लेकिन साथ ही नाराजगी भी पैदा करेगी। खुशी इसलिए क्योंकि कुछ अदालतों में आरक्षित वर्गों की अच्छी मौजूदगी दिखाई देती है और नाराजगी इसलिए क्योंकि देश की आबादी में इन वर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो फिर संवैधानिक संस्थानों के ऊंचे पदों पर इन्हें बराबर का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। खबर में साफ लिखा है कि निचली और जिला अदालतों में आरक्षित वर्गों की मजबूत मौजूदगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि जमीनी स्तर की न्याय व्यवस्था में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के जज बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि देश की किस अदालत में कितने आरक्षित श्रेणी के जज हैं और किस राज्य में इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की अदालतों में न्याय देने वाले जज किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यह सवाल पहले भी कई बार उठाया जाता रहा है, लेकिन अब पहली बार संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों ने इस तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। इन आंकड़ों से ये भी सामने आया है कि कुछ राज्यों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी बेहद चौंकाने वाली है, जबकि कुछ राज्यों में अदालतों में ये भागीदारी बेहद कम नजर आती है। सबसे अहम सवाल ये है कि जिला और निचली अदालतों में जहां आरक्षित वर्गों को अपेक्षाकृत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, वहीं उच्च अदालतों में स्थिति बिल्कुल अलग क्यों है। आखिर ऊपरी स्तर की न्यायपालिका में सामाजिक संतुलन क्यों नहीं दिखता है। इस समानता और अंतर को ये रिपोर्ट विस्तार से सामने रखती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जजों को सबसे ज्यादा स्थान निचली और जिला अदालतों में ही मिलता दिखाई देता है, जबकि संवैधानिक और उच्च न्यायिक संस्थानों में उनकी मौजूदगी अब भी सवालों के घेरे में है। यही मुद्दा आज भी इस खबर का केंद्र है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो वहां तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। वहां एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जजों की संख्या बेहद कम है। यानी साफ शब्दों में कहे जाए तो इन वर्गों को उच्च न्यायपालिका में पहुंचने का बराबर मौका नहीं मिल पा रहा है। ये बात खबर में साफ तौर पर लिखी हुई है और इसके पीछे कोई अनुमान या अफवाह नहीं बल्कि संसद के पेश किए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ये कोई हवाई आंकड़े नहीं है। संसद में बाकायदा ये जानकारी रखी गई है कि देश में कितने जज अनुसूचित जाति से हैं, कितने अनुसूचित जनजाति से हैं, कितना अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और कितने जज सामान्य श्रेणी से हैं। यानी पूरी तस्वीर आधिकारिक रूप से सामने रखी गई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खबर के मुताबिक केंद्रीय कानून
मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े बेहद अहम आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जिला और अधीनस्थ अदालतों में कुछ 20,833 जज कार्यरत हैं। इनमें से 9,534 जज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ये संख्या कुल जजों की लगभग 46% है। इन आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि निचली और जिला अदालतों में आरक्षित वर्गों की मौजूदगी एक सच्चाई जरूर है, लेकिन ये मौजूदगी भी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। जरा ध्यान से समझिए, अगर जिला और अधीनस्थ अदालतों में कुल 20,833 जज हैं और उनमें से केवल 9,534 जज की SC, ST और OBC वर्ग से हैं, तो ये भागीदारी सिर्फ 46% बनती है। अब सवाल यह है कि जज देश की आबादी में दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग की संख्या 80 से 90% के आसपास मानी जाती है, तो फिर न्यायपालिका में उनकी भागीदारी सिर्फ 46% तक ही क्यों सीमित है? ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं दोस्तों। जहां आबादी इतनी ज्यादा है, वहां प्रतिनिधित्व आधे से भी कम क्यों है? आखिर इसे 70 या 80% तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। खबर ये भी बताया जा रहा है कि राज्यों की बात करें तो इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे नजर आता है। तमिलनाडु सरकार ने इस दिशा में बेहतर काम किया है और वहां की न्यायिक व्यवस्था को इस कारण काबिल तारीफ माना जा रहा है। सूची के अनुसार आरक्षित वर्गों के जजों की भागीदारी के मामले तमिलनाडु देश में शीर्ष पर हैं। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट न सिर्फ आंकड़े सामने रखती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि निचली अदालतों में तो किसी हद तक प्रतिनिधित्व है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में समानता और सामाजिक संतुलन अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। यही वो मुद्दा है जिस पर देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं और भ्रम कहां पैदा हो रहा है। खबर के अनुसार तमिलनाडु में जिला और निचली अदालतों के लिए कुल 1,234 जजों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1,205 जज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी करीब 97.6% जज आरक्षित वर्गों से हैं। ये आंकड़ा न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है, बल्कि न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक असाधारण उदाहरण भी माना जा रहा है। इस लिहाज से तमिलनाडु देश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां SC, ST और OBC वर्ग के जजों की हिस्सेदारी लगभग पूरी न्यायिक व्यवस्था को दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि अगर तमिलनाडु जैसे राज्यों में आंकड़े इतने मजबूत हैं, तो फिर देश भर में औसतन 46% का आंकड़ा कैसे सामने आया है? दरअसल 46% वाला आंकड़ा पूरे देश की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला व अधीनस्थ अदालतों को मिलाकर निकाला गया है। औसत है, यानी कुल राज्यों में भागीदारी बहुत ज्यादा है, जबकि कई राज्यों में ये बेहद कम है। इन्हीं कम भागीदारी वाले राज्यों के कारण राष्ट्रीय औसत घटकर 46% पर आ जाता है। रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर लिखा गया है कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में आरक्षित वर्गों की मौजूदगी अपेक्षाकृत मजबूत है। तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में भी ये तस्वीर नजर आती है, जहां करीब 88.5% जज आरक्षित वर्गों से हैं। कर्नाटक में ये आंकड़ा 88% से अधिक है, जहां कुल 1,129 जजों में से 996 जज SC, ST और OBC समुदाय से जुड़े हैं। तेलंगाना में कुल 445 जजों में से 307 जज यानी लगभग 69% आरक्षित वर्ग से आते हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में ये भागीदारी और भी अधिक है। यहाँ कुल 57 जजों में से 54 जज यानी करीब 95% आरक्षित वर्गों से हैं, जो राज्य की जनजातीय सामाजिक संरचना को साफ तौर पर दर्शाता है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य भारत के कुल अन्य राज्यों में भी निचली न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व मजबूत नजर आता है। आंध्र प्रदेश में ये अनुपात करीब 64% है, छत्तीसगढ़ में 63%, जबकि केरल में लगभग 59% जज SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि कई राज्यों में निचली अदालतें सामाजिक विविधता को काफी हद तक प्रतिबिंबित कर रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में स्थिति क्या है और वहां आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना है। यही वो बिंदु है जहां राष्ट्रीय औसत गिरता है और 46% का आंकड़ा सामने आ जाता है।
यानी तस्वीर ये है कि कुछ राज्यों में प्रतिनिधित्व बेहद मजबूत है, लेकिन कई राज्यों और खासकर उच्च न्यायपालिका में ये संतुलन अब भी नहीं बन पाया है। यही असमानता इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। अब अगर दिल्ली और दूसरे राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। खबर में साफ लिखा है कि कुछ राज्यों के क्षेत्रों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी बेहद कम है। राजधानी दिल्ली इसका बड़ा उदाहरण है। दिल्ली की जिला और निचली अदालतों में कुल 837 जज कार्यरत है, लेकिन इनमें से सिर्फ 108 जज ही SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। यानी 837 में से केवल 108 जज आरक्षित वर्गों से हैं, जबकि बाकी अधिकांश जज सामान्य श्रेणी से जुड़े हुए हैं। ये आंकड़े अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इसी तरह गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व करीब 29% ही है। हरियाणा में ये आंकड़ा थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन फिर भी सिर्फ 31% जज ही SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यायिक प्रतिनिधित्व की तस्वीर एक जैसी नहीं है। कहीं भागीदारी मजबूत है तो कहीं बेहद कमजोर। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में स्थिति इससे भी अलग क्यों नजर आती है। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण इन अदालतों में सामाजिक वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई केंद्रीकृत या तयशुदा आंकड़ा उपलब्ध नहीं रहता है। यानी उच्च न्यायपालिका में यह निर्धारित नहीं है कि किस वर्ग के कितने जज होंगे। हालांकि वर्ष 2018 के बाद इस दिशा में एक अहम बदलाव जरूर किया गया है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजते समय अब उम्मीदवारों को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी एक तय फॉर्मेट में देनी होती है। ये फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर तैयार किया जाता है। इसी व्यवस्था के तहत हाल के वर्षों में जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े आंकड़े सामने आ पाए हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये माना जा रहा है कि अब दबे कुचले और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की दिशा में कम से कम जानकारी और पारदर्शिता बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी SC, ST और OBC वर्ग के सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आगे का क्या बदलाव होता है ये देखना अहम होगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सहयोग जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।